इस देश के निर्माताओं, आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जहां पे आपके सामान्य अध्ययन, विविध, समसामयिकी, रीजनिंग और गणितीय प्रक्रियाओं के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, चाहे सामान्य विज्ञान का सवाल हो, चाहे विविध का सवाल हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल हो, वे ऐसे प्रश्नों की सीरीज है जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की एक ऐसी सदाबहार एवरग्रीन प्रश्न है जहां से पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें आपको नोट करना पड़ेगा। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होगी। यकीन मानिए, इस वीडियो के अगर 15 मिनट तक आप रुक गए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे भावी अध्यापक या अध्यापिका है जिनका एक सपना है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, समाज में एक बेहतर शिक्षक और अध्यापक अध्यापिका की भूमिका निभाना। चलिए चलते हैं, क्योंकि आपको यह सिद्ध करना है, यह साबित करना है। आपने 2 वर्ष ही प्रशिक्षण लिया है, उसके बदले, उसके प्रत्युत्तर में अपने माँ बाप, अपने अभिभावक को उनके कदमों में इस सरकारी नौकरी दी है। तो पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, हड़प्पा संस्कृति। जी हाँ, ये प्राचीन इतिहास का सवाल है। किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है आपकी भर्ती परीक्षा में। तो बताइए, बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, चौकोर, यह आपको यहां पर यह जो प्रश्न की सीरीज है, यहां पे जो सवाल है, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी का है। मैं आपको किताबें बताता चल रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही ऐसी प्रश्न है जो बार बार पूछी जाती है। यहां पे चौकोर थी, बहुत सारे लोगों का जवाब पूरी तरह से सही है। मोहरों पर विकसित मूर्तिकला के दर्शन होते थे। मोहरों का आकार चौकोर हुआ करता था, मतलब आयताकार। अगर प्रश्न में आयताकार आ जाए तब भी आप लोग लगाइएगा कि आयताकार भी था। ठीक है, कैसा था? सॉरी, देखिए जरा आवाज़ साफ आ रही क्या? एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग, आवाज़ साफ आ रही है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज़ साफ आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या था, आयताकार था। अब आगे बढ़ते इसके बारे में हम जानेंगे बहुत सारी बातें। मोहरें अधिकांशतः सिलखड़ी की बनी है। लोथड़ व देसलमपुर में तांबे की मोहरें मिली। एक प्रश्न पूछा जाता है कि तांबे की मोहरें कहाँ पर मिली थी? तो जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, यहाँ पे मोहरें, अगर तांबे की मोहर पूछ ले तो लोथड़ में लिखी थी। लिख लीजिएगा, अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो, लोथड़ में तांबे की मोहर मिली थी। ये था है मेरा लोथड़। और कहाँ पे? देसलपुर में। कहाँ पे? देसलपुर में। यहाँ पे तांबे की मोहरें मिलती। आगे चलते हैं, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है ये स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। आपको वीडियो को शेयर करने के लिए कहना पड़ रहा है। अरे धन्य है आप इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं। एक आप ऐसे गुरु बनने जा रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रसार करना। तो आज ज्ञान का प्रसार करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम श्यामवाद की जो सिद्धांत है, यह किसने दिया था? ये जैन धर्म से है। जी हाँ, लोकायत धर्म, शैव धर्म, शैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो जहाँ पे जो महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर पहले कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। 23वें कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। 24वें महावीर स्वामी थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इंकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों, पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहते हैं? अनेकतावाद कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं, अनेकतावाद। अगर प्रश्न में आ जाए कि अनेकतावाद क्या है तो घबराइएगा नहीं। आपको याद करिएगा कि दुर्गेश सर ने जीएस की वो सीरीज पढ़ाई थी जो सीधा आपकी भर्ती परीक्षा में सामने आया है। बस शब्दों से मत घबराइएगा, सिलेक्शन से कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक पाएगा। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। इसी के नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है सप्तभंगी नय। लिख लीजिएगा, सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। सोच लीजिए, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जी हाँ, यह ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, कहने से नहीं, साबित करना होगा, मेहनत करके साबित करना होगा। जी हाँ, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले प्रश्न है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। इतना धीरे अगर आप बताएंगे तब तो हो चुका, कैसे सिलेक्शन लेंगे मालिक? देखिए यहाँ पे अगर हम देंगे तो 15 प्रश्न का सही जवाब होगा।
प्रशासन की सुविधा के लिए अकबर ने लगभग 1580 नियर अबाउट 1580 में 24वें वर्ष में संपूर्ण साम्राज्य को पहले 12 भाग में विभक्त किया। कितने? 12 भाग में। 1580 में पहले 12 भाग में विभक्त किया। अगर उनका नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में इस प्रकार अकबर क्या करता है, दक्षिण की विजय करता है। उसके बाद खानदेश, बरार, अहमदनगर, और इसमें 3 जोड़ देता है, तब इसकी संख्या हो जाती है 15। दक्षिण विजय के बाद इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ठीक है, यहां पर क्या है? 15। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं और आप अपनी मेहनत की वजह से हैं। अगला सवाल है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान करने वाला कौन? मतलब एक लाइन में अगर हम कहते हैं कि पहली बार पर कैपिटल इनकम, जी हाँ, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पर कैपिटल इनकम, मतलब एक लाइन में अगर कहें पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाला वो भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति था? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, पहली बार 1868 में, जी हाँ 1868 में, इन्हें और किस नामों से जाना जाता है? दादा भाई नेरोजी। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जी हाँ, दादा भाई। बाकी अगर वैज्ञानिक अनुमान पूछ लेता तब क्या करते हैं? प्रथम वैज्ञानिक अनुमान। कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न को जवाब दे लेंगे? जो नहीं जवाब देंगे वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। प्रथम, जी हां, प्रथम वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया था? प्रथम वैज्ञानिक अनुमान। देखते हैं कौन बताता है इस प्रश्न का उत्तर। पहली बार भारत में यही प्रश्न में अगर पूछ देता प्रथम वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया था, तो बताइए, बताइए। B.K.R. राव। रट लीजिएगा, किताबों में नहीं मिलेगा ये लर्निंग बुक दुर्गेश के अलावा, रट लीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, उसके बाद विलियम डिग्बी ने लगाया था, फिंडले सिराज ने लगाया था, शाह खंबर ने, फिर B.K.R.V. राव ने लगाया था 1925-29 में, मतलब 1925 से लेकर 29, ये वैज्ञानिक मेथड थी। उसके बाद आरसी ने लगाया था। तो यहां पे ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल है आपके सामने, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? जी हां, यहीं पर कई प्रश्न आपके सामने आएगा कि बंगाल विभाजन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। यार जो जवाब देखो डबल शेयर, ठीक है, शेयर करें ना करें, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है यार, ऐसा कहीं कहते हैं आप लोग। बंगाल विभाजन एक एवरग्रीन टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। एक लाइन तो आपको याद हो गई कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। किस तारीख को हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल जो था उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था। विभाजन के एक और कारण था, फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमानों को तोड़ो। बंगाल असम नया प्रांत बनाया गया जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से कम होगी। रट लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता आंदोलन को कमजोर करना, राइट आंसर। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, राइट आंसर। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, इसका मतलब आलाप दीज, जहां पर उपयुक्त तो सभी आ जाए, आप वहां पर 80% सही होता है। जीएस के सवाल में ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का वादा है। अब उठा के कोई भी दुनिया की प्रैक्टिस से हल करिएगा, 80% आलाप द्विज या ए बी दोनों या ए सी दोनों जहां पे आ जाए रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एसआई, देखिए साइंस का सवाल, देखिए कितना बढ़िया विषय का कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट में है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक शब्द दिया गया है, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? 3 है, एक नहीं है। ये ट्रेंडिंग वाले सवाल है। देखिए, द्रव्यमान का केजी सही है, बल का न्यूटन सही है, कार का जो दाब का डाइन नहीं है, डाइन भूतनी वाला नहीं है भैया, ये दाब का जो है पास्कल है। क्या है ये? आपने कक्षा 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा है, ये दाब में पास्कल है। जबकि सीजीएस पद्धति में, जी हाँ, अगर सीजीएस पद्धति में पूछता तब क्या होता? दाब का डाइन होता। अरे डाइन भूतनी वाला नहीं भैया, ये डाइन होता तब। ठीक है, अब तक साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह अगर आपने कक्षा 9 को पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री साइंस में, उसे जनरल साइंस में इसके बारे में दिया गया है, वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। माने साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन के कण ड्यूटॉन आदि में उच्च वेग प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नहीं है माने कौन गलत है? 4 विकल्प में से एक ही सही है, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर
सर्च करके जुड़ जाइएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव आपके लिए मिल रहा है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। बताइए कौन सा किट नहीं है डेली क्लास में टाइम से लाइव आइए। मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्शन लेना है वाले, मच्छर किट है, खटमल है घरेलू, ये मकड़िया किट नहीं है, स्पाइडरमैन है, ये अरे क्रीड़ा का सदस्य है। इसके 4 जोड़ी माने 8 पैर होते हैं, मच्छर, खटमल और घरेलू मक्खी में ये कीट वर्ग है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, इनमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, 4 जोड़ी टांग, और इन कुल में 3 टांग होते हैं ना, 3 जोड़ी टांग, 6 टांग 8 टांग। ये पहचान है, जी हाँ ये पहचान है सिलेक्शन का। मशरूम क्या है, वाह वाह, मशरूम क्या है बताइए जल्दी से भैया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मशरूम नहीं पसंद है? मुझे तो पसंद है भैया, आप बताइए आपको पसंद है या नहीं। ये पौधा है, जीवाणु है, पशु है, कवक है? पशु तो हो ही नहीं सकता, पौधा, जीवाणु, कवक। अब बताइए जीवाणु भी नहीं हो सकता। अब आपको बताना है मशरूम एक कवक है, रट लीजिए, निःशुल्क क्लास है, देश हित में राष्ट्र हित में। यह अपघटन द्वारा अपना भोजन बनाता है। जीवाणु एक पौधा है जो अपघटक का कार्य करता है। जीवाणु क्या है? परपोषी जीव है। यह क्या है? एक परपोषी जीव है। रटिए, ये कहाँ? कक्षा 7 के विज्ञान में एनसीईआरटी में मिलेगा, कक्षा 7 एनसीईआरटी। आप लोग को सरकारी शिक्षक बनना है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। जी हाँ मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं, अंत तक बने रहिए वीडियो के। संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आत्मा शब्द है ये 3 तरह से प्रश्न आता है। कैसे कैसे आता है मैं बता दूं। पहले तो आता है अनुच्छेद 32 से, दूसरा आता है उद्देशिका। देखिए मैं तीनों लिखवा दे रहा हूं जो परीक्षा में आपको मिलेगा, और तीनों के बारे में बता दे रहा हूं। उद्देशिका, और तीसरा है भाग 3। आइए तीनों के बारे में बताता हूं। देखिए अगर अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर लगाएंगे। अगर उद्देशिका मतलब अगर यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन अगर यह दोनों विकल्प में नहीं है और यह प्रश्न पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहलाती है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को भी कहते हैं, जो मैग्ना कार्टा एक्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब यह है कि परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है यह माने रखता है। लेकिन अगर यहां पर अंबेडकर शब्द का प्रयोग कर देगा, आर्टिकल 32 जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, यह 6ठे प्रकार का अधिकार है। वर्तमान में जो मूलाधिकार की संख्या है वो कितनी है बताइए? क्या वो पढ़ाने में कोई कमी लग रही है क्या? चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया, कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। 101वां संविधान संशोधन संबंधित है जीएसटी अल्पसंख्यक दोनों से। क्या गजब का प्रश्न है, रट लीजिए, एवरग्रीन प्रश्न है। मेरा सवाल है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? कौन है ऐसा इस देश का भावी शिक्षक शिक्षिका, जल्दी से जवाब दे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ 1 जुलाई को, रट लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइएगा सभी साथी। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 8 सितंबर 2016 हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से। नीति निषेध तो कहां से लिया गया है? यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहां पर है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो भैया ये मैंने कई बार पढ़ाया है। ये आप लोग नोट्स लिए होंगे लेनी दुर्गेश का, ये सारी चीजें उसमें मिली होंगी। 36 से 51। और यह याद रखिएगा यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यह एवरग्रीन प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से लिया गया है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं या आर्थिक लोक कल्याणकारी सरकार की बात करता है। याद रहे पंचायतों का गठन यहीं पर दिया गया है अनुच्छेद 40 में, जो मैंने पढ़ाया भी था और आपके परीक्षा में भी हाल ही में जो परीक्षा हुआ वहां पर पूछा गया था। मैं बार बार कहता हूं हम वही प्रश्न की सीरीज लेकर आते हैं जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश की यही पहचान, आपकी सिलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब अपनाई गई? क्या गजब का सवाल है। ऐसे अगर देखा जाए राजभाषा, जी हाँ राजभाषा किस अनुसूची में दी गई है? तो राजभाषा किस अनुसूची में है? अनुसूची किस में है जरा कमेंट करके बताइएगा। अनुसूची 8 में दिया गया है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मूल संविधान में कितनी थी। याद रहे पहली जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वह हिंदी है। वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय जो भाषा थी वो उर्दू बनाई गई थी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगला है मैंने बताया था नहीं पूरा, यहाँ यूपी स्पेशल का सवाल है।
उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी क्या एकदम हलवा प्रश्न है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना बेकार है। जी हाँ, कमेंट करिएगा भैया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या है, देखिए ये तो भारत का है मेरे प्यारे साथियों, ये सारस पक्षी होगा। जी हाँ, इसे एक और नाम से जानते हैं। कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कमेंट करिए, जवाब दीजिए। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं, अंतरात्मा से शिक्षक हैं, तो आपका काम है ज्ञान का प्रसार करना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वह ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अरे वाह, क्या सवाल है। हमारे पूरे सौर मंडल में बुध और शुक्र माने दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो रट लीजिएगा, रट लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, सरकारी शिक्षक बनना है। भारत में झरसुंगुड़ा खान कहाँ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। कितना सरल सवाल है। तो ये लोहे के लिए है। क्या गजब का सवाल है। जी हाँ, लोहे के लिए। भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है, थोरियम के लिए मैं बता दूं। देखिए ये भारत का मैप है, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ। देखिए ये भारत का, यहाँ पे देखिए ये है अरब सागर। यहाँ पे कौन सा है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे केरला है। केरला के तट पर जो सागर का बालू है, वो बालू को कहते हैं मोनोजाइट। कौन सी बालू, मोनो। उसी मोनोजाइट बालू में थोरियम मिलता है। क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। पृथ्वी की सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर स्थित है। अरे बताइए मेरे प्यारे साथियों, यह हमारे ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में होगा। अरे भैया, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिए। घर बैठे सभी 72 किताब पढ़ने से बढ़िया ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ लीजिए। बाकी आपकी मर्जी। पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व माने डेंसिटी। तो देखिए, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर आपकी बात, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करें, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, जिसमें पहला क्या है, सियाल, सीमा, नीफे। सबसे ज्यादा घनत्व सबसे निचवान है, सबसे निचवान गोड़वा में, पैरवा में, तो ये होगा नीफे। निकिल और फेरस से मिलकर बना है। हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व नीफे में है, निकिल और फेरस। इसका घनत्व 13 से भी ज़्यादा है, 13.2 से भी ज़्यादा है। और क्रस्ट का घनत्व 2.54 औसत घनत्व है। पारिस्थितिकीय स्थायी मित्रपिता क्या नारा किससे संबंधित है। बहुत ही मजेदार सवाल है। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, पिक्को आंदोलन का प्रणेता कौन है। यह ऐसा सवाल है। जी अनूप जी, बहुत ही सही। अनूप, कल्पना जी, एकता जी, सबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजेदार सवाल। बस ऐसे लगे रहिए विकास जी, लगे रहिए। सिलेक्शन आपके घर तक आएगा। बस मेहनत में कमी मत होने दीजिएगा। मेहनत में कमी होगी, सिलेक्शन दूर हो जाएगा। यह चिपको आंदोलन की बात है। जी हाँ, चिपको आंदोलन आप लोग गलती कर दिए। यह उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। उनके नाम बताइए कौन कौन थे। नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर। अपिक्को आंदोलन क्या है, कमेंट करिए, जवाब दीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। विकास जी ऐसे बने रहिए, सिलेक्शन आपके घर तक आएगा। बस मेहनत में कमी ना होने पाए। आप सरकारी शिक्षिका आप लोग जरूर बनेंगे। भारत में फसल उत्पादन के लिए मृदा में पीएच क्या होगा। पीएच मान अगर हम देखें तो ऐसे होता है भैया, ये 0 होता, या ऐसे लिखेंगे, ये 0 होता है, ये 7 होता है, ये 14। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 0-7 को क्या कहते हैं, 7 से 14 क्या कहते हैं। माने कौन अमली होता है, कौन छारी, कमेंट करके बताइए। नौकरी आपको ना करनी है। ये 6 से लेकर 7.5 तक होता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य क्या है। अब यहाँ पे गलती मत करिएगा। अब एक और मेरा सवाल कि 2021 की जनगणना, 2021 की जनगणना आजाद भारत की कौन सी जनगणना है। 2021 की जनगणना आजाद भारत की कौन सी जनगणना है, बताइए जल्दी जल्दी। आजाद भारत की कौन सी जनगणना है। अरे 8वीं जनगणना है भैया, आजाद भारत की 8वीं, और ऐसे 16वीं। रट लीजिए, सिलेक्शन लेना है, नौकरी सरकारी करनी है। बताइए, जवाब दीजिए। ये होगा मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम इसका राइट आंसर है। नाबार्ड। मैं तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म। सबसे पहला सवाल नाबार्ड का फुल फॉर्म, सबसे पहला सवाल नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का फुल फॉर्म बोल के टाइप करिए जल्दी से। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब, ये सवाल अभी हाल ही परीक्षा में पूछा था, 1982। ये मैंने पढ़ाया है भैया इकोनॉमिक्स वाली सीरीज में, जाके देखिए। तो पहले विजिट तो करिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप तो डाउनलोड करिए। आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप जरूर डाउनलोड करें। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
या कृषि और ग्रामीण विकास, हम बोल रहे थे माइक चालू था, ले लिया, ठीक है, यह कृषि और ग्रामीण विकास पर ऋण देने के लिए स्थापित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। कब किया गया था, तारीख भी तो बताना है आपको। कमेंट करिए, हम ही बताएंगे का सब। सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको न करनी है। अगला सवाल, लेखानुदान संघ सरकार माने केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान करता है कहां पे, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए संविधान में अनुच्छेद 116 के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में अनुच्छेद 113 के अनुसार संचित निधि पर भारित पारित होता है, 114 पे विनियोग विधेयक पारित होता है। लेकिन जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब वो लोकसभा से लेखानुदान के माध्यम से केंद्र सरकार को एक निश्चित अवधि में संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था वो सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। यहां पे गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूएई यात्रा के दौरान कहां पर प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। आइए करंट में भी पढ़ते चलिए। क्या गजब गजब के सवाल हैं मेरे साथियों। सिलेक्शन वाले जो सवाल आपको है, नजर तो आ रहे होंगे ना, नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको नजर दिला रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अबू धाबी। जी हाँ, अबू धाबी सही जवाब, राइट आंसर। पेनी पुल भारत के किस देश से जोड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट करंट का सवाल है, सभी को जाना चाहिए। अरे भैया बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी, जल्दी से बताइए। म्यांमार की राजधानी कमेंट करिए। श्रीलंका की राजधानी, कितने ऐसे शिक्षक हैं इस देश के जो बताएंगे श्रीलंका की राजधानी, तुरंत बताइए। श्रीलंका की नई राजधानी, श्रीलंका की नई राजधानी, श्रीलंका की नई राजधानी बताइए फटाफट। अरे इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, अरे जल्दी बताइए, ऐसे सरकारी शिक्षक बनेंगे, बताइए जल्दी से। म्यांमार की बताइए, म्यांमार की, और श्रीलंका की बताइए। जी हाँ, एकता जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, जयवर्धनेपुरम कोटा। अगला सवाल आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए भारत के न्यायाधीश दलबीर भंडारी का कार्यकाल होगा। क्या गजब गजब के सवाल हैं, रट्टा मारिए 2027 तक। अब मैं आपसे पूछूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में कौन है। 2020 फोर्ब्स द्वारा 10 सबसे अमीर भारतीयों में शामिल नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, बताइए। उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा ब्रदर, दिवोदास पुरनवाल नहीं, मतलब जो गलत है वही सही है, क्योंकि मैंने बताया है नई वाले सवाल आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं से मिलना है आपको। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अरे बाप रे, तो गणित आगे, कितने लोगों को गणित से डर लगता है। मेरी क्लास पढ़िए, गणित से डर भाग जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एकदम कैसे तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं हम लोग। देखिए ये कोष्टक के बाहर होगा, चिन्ह बदल जाएगा, हम नीचे से लिखते जा रहे हैं। देखिए बाहर यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे देखिए जेड प्लस वाई प्लस ये यक्स हो जाएगा माइनस यक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा जेड, ये कोष्टक बंद हो गया, फिर माइनस वाई है, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे माइनस यक्स है। इस कोष्टक भी तोड़ेंगे तो यक्स माइनस, यहाँ पे वाई है तो वाई के बाद माइनस जेड प्लस यक्स प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ भी कोष्टक तोड़ेंगे, यक्स है माइनस वाई प्लस जेड प्लस यक्स है तो माइनस यक्स, ये यहाँ पे माइनस जेड माइनस वाई होगा ना, ये वाई था माइनस वाई ना, ये प्लस था ना, ये प्लस था, ये माइनस वाई होगा। एक मिनट रुकते हैं, देखते हैं। ये प्लस जेड हुआ, ये प्लस वाई हुआ, ये माइनस एक्स हुआ, फिर ये जेड हो गया। फिर हम नीचे आते हैं, ये जेड यहाँ पे, अच्छा रुकिए, यहाँ मैंने गलती किया, यहाँ पे जेड प्लस हुआ, रुक जाइए एक मिनट रुकिए, एक गलती हुई और गलती हो गया। हाँ लड्डू एकदम सही जवाब, लड्डू ही आएगा। देखिए यहाँ पे यक्स हो गया, अब हम देखिए इसको भी तोड़ रहे हैं हम। अब हमने क्या किया, ये यक्स हो गया माइनस, ये वाई हो गया, ये माइनस, अच्छा माइनस वाई, अच्छा माइनस जेड है प्लस यक्स है माइनस वाई है माइनस जेड है। अब देखिए यक्स हो गया माइनस वाई है तो ये प्लस वाई है तो माइनस वाई प्लस जेड। हाँ कुछ गलती हो रही है क्या जी, हाँ रुक जाइए, यक्स हो गया वाई माइनस जेड प्लस यक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ, ये यहाँ माइनस था ये प्लस हुआ, फिर हमने तोड़ा, फिर ये माइनस हुआ, अगली बार प्लस हो जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई, एक मिनट, गलती हो रही है, एक गलती हो गई, एक मिनट रुकिए, फिर से मैं हल कर रहा हूँ। अब आराम से, एक मिनट रुकिए, आराम से हल कर रहा हूँ, एक एक करके, एक एक करके मैं हल कर रहा हूँ पूरा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी हमसे। आप लोग कहेंगे सर को गणितीय नहीं आती क्या, जल्दबाजी चक्कर में। देखिए यक्स हो गया माइनस बड़ा कोष्टक वाई माइनस मझला कोष्टक जेड। अब देखिए इसको तोड़ रहे हैं, माइनस है तो यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा यक्स यक्स है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस यक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही है ना, यहाँ तक सही है। यक्स माइनस ये वाई हो गया माइनस जेड है, तो ये जेड क्या हो जाएगा, माइनस प्लस यक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये वाई वाई यहाँ से कट गया, ठीक, वाई वाई यहीं से काट देते हैं, फिर बचा यक्स माइनस ये जेड है, ये माइनस जेड है तो प्लस जेड हो जाएगा क्या, और ये माइनस जेड का भी, ये माइनस यक्स, ये माइनस है, ये भी प्लस जेड हो जा रहा है, ये भी कट गया, दो जेड आ रहा है क्या, ये कुछ गलती हो रही है, कहीं चिन्ह का गलती हो रही है, टू जेड आ रहा है। ठीक है, टू जेड आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं बाद में क्या होगा, शायद यहाँ पे जीरो आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है सवाल में। हम आगे लास्ट में सॉल्व करेंगे, समय बड़ा कीमती है। अगला सवाल कह रहा है यदि 5, 10, 15 था यक्स का औसत 20 है तो यक्स का मान क्या होता है। देखिए यक्स इसका फॉर्मूला है कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। अब हम ध्यान से देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए औसत कितना 20 है तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 1, कुल पदों का योग कितना है 4, औसत कितना है 20, इसका बटे एक तिरा गुणा कर देंगे तो 15 15 5 20 20 हो जाएगा, 20 10 30 तो हो जाएगा 30 + यक्स 30 + यक्स बराबर, ये 20 चौका 80, 30 प्लस उधर जाएगा माइनस, यक्स बराबर 80 माइनस 30 तो यक्स बराबर कितना हो गया 50, यक्स बराबर कितना हो गया 50। इसका उत्तर क्या होगा 50। सबका सही है, जरा कमेंट करके देखिए, इसका सबका सही है ना। देखिए दो संख्याओं के में से 5:6 का अनुपात है, उनका लस्य 660, तो उनकी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा प्रश्न है, इसको कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि अनुपात की संख्या इकाई यक्स है, तब संख्याएं 5x तथा 6x हो जाएंगी, ये तो आप तरीका जानते ही हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं पहली संख्या मात्रा गुणे लस्य बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हो जाएगा 5x गुणे 6x बराबर, पहली संख्या क्या है ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या हो गई मान लीजिए 660, दूसरी संख्या क्या होगी ए फॉर एप्पल। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 का 6 का 0, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटे 110 हो, कितना होगा, ये हो जाएगा 22 ना। तो एक मतलब छोड़ देते हैं अभी, मान लीजिए कोई संख्या नहीं है, तो यक्स बराबर क्या मिल गया आपको 22 मिल गया। बस अब मान रख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब 5x है तो 22 गुणे 5 ये हो जाएगा 110, दूसरा 22 गुणे 6 क्या होगा 132, ये हो जाएगा 132। तो एक संख्या 110, दूसरी 132, क्या पूछा छोटी संख्या 110, बड़ी संख्या 132, रट लीजिए सभी लोग। ठीक है, हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए इसका तरीका क्या है कि माना संख्या 5x और 6x हो गई। हम एक पढ़े होंगे आप लोग, अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ा होगा मेरे द्वारा गणित, तो मैं से गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ दोनों गुणजों का जो गुणनफल है वो 660 है। ध्यान दीजिएगा 660 दोनों गुणजों का गुणनफल दिया है। बस 5x गुणे x की वैल्यू 22 आ गई, मान रख दे उत्तर आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का सवाल है, यहाँ पर ये बताना है कि त्रिभुज ABC में 120 अंश है, AB और BC बराबर है, यदि कोण BC का मान होगा क्या होगा बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए कैसे लगेगा। देखिए ABC में अगर हम बात करें कोण 120 अंश है, AB और AC बराबर है, और AB AC बराबर है, कोण B और C बराबर है, तो हम जानते हैं कोण ABC बराबर 180 अंश होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए ये 120 अंश है और ये दोनों क्या होंगे 60-60 अंश होंगे, क्योंकि हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 अंश है, 180 है। 180 में से हम देखिए ये ए दोनों क्या है बराबर है, तो ये A हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ए दोनों है मान लीजिए, तो 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर क्या हो जाएगा a + a, तो ये हो जाएगा 60 अंश बराबर 2a, तो a बराबर 2 से कट जाएगा 30 अंश। तो इसका मतलब क्या होगा 30 अंश 30 अंश। इतना सरल सवाल, ये गणित वाले इसको बड़ा बड़ा लगाते हैं, मारते हैं बुद्धि का बुद्धा बना देते हैं, मतलब बुद्धि को स्त्रीलिंग पुल्लिंग में करते हैं। वो बुद्धा मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि भगवान की बात है,
अन्यथा मत लीजिएगा। मतलब गणित वाले वाई एक्स वाई जेड पता नहीं क्या भाई, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान जब 180 अंश होगा, ठीक है, ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, मैंने आपस में कोण भी बराबर होगा, तो भैया तीनों अंत कोणों का कितना होता है 180 अंश, 180 माने 120 अंश बराबर 60 अंश, दोनों को बराबर बांट दीजिए आधी आधी रोटी, तो 30 अंश। और पता नहीं गणित वाले घुमा घुमा एक्स वाई जेड करके। भारत का पहला गवर्नर जनरल, एकदम हलवा वाला प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। सवाल बताइए, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेटिक 1833 के चार्टर एक्ट जो था 1833 में, ध्यान दीजिएगा 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का जो प्रशासन था केंद्रीकृत किया गया और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, एक वीडियो मैंने बनाया है पूरे वायसराय के बारे में, एक बार वीडियो को जरूर विजिट करिएगा, सिलेक्शन अगर लेना है तब। अगला, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। अब ये सवाल मैंने कई बार पढ़ाया, अगर आप लर्निंग विद दुर्गेश पर हमारी क्लास पढ़ रहे होंगे, इस प्रश्न का कोई गलती नहीं करेगा। मैं यहाँ पे दो तरह से सवाल को समझाऊंगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। माना ही हमारा भारत है काम, चलो मैंने भारत बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, ये 0 डिग्री हो गया, माना भारत कहीं यहीं पे है, माना ये भारत है, बहुत अच्छा नहीं भारत है। अब कह रहा है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा के उत्तर में, ये कर्क रेखा यहाँ गुजरता है, इसका मतलब ये गलत। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा दक्षिण में, ये भी गलत। मकर रेखा के दक्षिण, मकर रेखा यहाँ पे दक्षिण में, ये भी गलत। भूमध्य रेखा के उत्तर में, कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं, देखिए यह बिंदु भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन अगर हम पूरे पृथ्वी के सापेक्ष देखें, पूरे ग्लोब के सापेक्ष देखें, तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पे ये उत्तर है, माने ग्लोब में उत्तर है और भारत के दक्षिण में है। जी हाँ, ठीक है यार, आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे वीडियो को, नहीं शेयर करेंगे, चलिए कोई रट लिया आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने में सबसे अधिक संभावना होती है? जंगल में आग लग जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी, अकाल और बाढ़ किससे होगी बताइए भैया जी, किससे होगी? मानव पर्यावरण का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मानव पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? मनई। कौन सा मनई? आपको नहीं, हम जैसे मनई, ये सबसे बड़े शत्रु हैं, ये मानव पर्यावरण सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके क्रियाकलाप द्वारा पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य के द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन से अत्यधिक प्राकृतिक खतरा उत्पन्न होता है, उससे अत्यधिक नुकसान होता है। अकाल और बाढ़ की बात करेंगे, जी हाँ, ये ज्वालामुखी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को नुकसान होने सबसे अधिक संभावना होती है प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को। बताइए सभी लोग, समझ में आए इसका? ये अकाल और बाढ़ ये मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न, मैंने मनुष्य के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान ही अकाल और बाढ़ आता है। ज्वालामुखी किसी भी निश्चित भूभाग पर रहते हैं, ज्वालामुखी किसी निश्चित भूभाग पर रहती है, लेकिन अकाल और बाढ़ आपने देखा होगा ये दोनों सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 20 क्या डी। अगला सवाल आपका, किस संविधान संशोधन में संपूर्ण समृद्धता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब आपको देश का याद होगी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पन्ने पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य समझता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, मतलब आपने अगर देश का पूरा पढ़ा होगा तो उसको कब इसमें संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य पढ़ा जाने लगा, मतलब 3 शब्द को कब जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक 3 नए शब्दों को यहाँ पर, मतलब अखंडता, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको याद करिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके, ठीक है, याद करिएगा आप लोग। हाँ, रट लीजिए एक सवाल। अगला है, किस शोध संस्थान द्वारा यह घोषणा की गई थी कि विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा था? अरे कौन था भैया? वो था भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। ठीक है, क्लियर? साहित्य का नोबेल 2020 के विजेता कौन थे बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी है, तो भैया जवाब भी तो देना पड़ेगा आपको, ऐसे नौकरी करेंगे बताइए? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। साहित्य का नोबेल, अरे बताइए। हाँ, इसे नहीं बताएंगे भैया। लुई ग्लास। 2020 में नोबेल शांति के विजेता कौन है? अच्छा, किस वर्ष साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था?
किस वर्ष साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था? याद करिए, जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 दिया होगा उनको याद होगा। देखिए यहां पर क्या है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, लुई ग्लास, रट लीजिए, रटने वाले सवाल हैं। देखिए नोबेल सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार संबंधित कथन सत्य है? बताइए। देखिए यह 1901 2020 तक 101 बार दिया गया, 21 को जोड़ लेंगे तब कितनी बार होगा बताइएगा। अब तक 107 व्यक्तियों और 28 संस्थानों को दिया जाएगा, सही बात। 19 बार किसी उपयुक्त नहीं पाया गया। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस ने सर्वाधिक 3 बार पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब आल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। क्या गजब का आप लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज की सीरीज में। लगे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? एकदम हलुआ है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर। 15 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, आजकल का एवरग्रीन क्वेश्चन है। हाँ, विश्व वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। आरबीजी 205 नवीन विकसित फसल है किसकी? चना की। ठीक, ढूंढते रह जाओगे तो सवाल आपको नहीं मिलेंगे। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है नेचुरल। अरे भैया ये बताइए, फोबोस और डोमोस तो किसका है? ये मंगल का है, चंद्रमा पृथ्वी का है, टाइटन शनि का है, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर होगा गैनीमेड। गैनीमेड किसका ऊपर सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए क्लास संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर है, वहाँ पे जानकारी लीजिए, सभी क्लासेज आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए मेरी क्लास निःशुल्क है, देशहित में राष्ट्रहित में एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद में। ठीक है, सौर प्रणाली में गैनीमेड किसका है? जवाब दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? क्या गजब का सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए। है बृहस्पति का है गैनीमेड भैया। टाइटन किसका है? चंद्रमा का है। फोबोस डिमोस मंगल का है, चंद्रमा। अरे फुसफुस धमनी, महाधमनी, नाभिका धमनी, फुसफुस नाड़ी। भैया जी महाधमनी नाम से यह स्पष्ट सबसे बड़ा धमनी महाधमनी है, किसी का सवाल गलत नहीं हुआ। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? यार वीडियो को शेयर करिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर, सभी लोग प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो क्लास है वो आपको ऐप पर मेरी लाइव मिलती है। 7 बजे क्लास, 8 बजे क्लास, ये सारी क्लास है आपको कहाँ मिलेगी? ये सभी निःशुल्क क्लासेज आपको ऐप पे मिलेंगी, जहाँ पे एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क मेरी क्लासेज हैं। देखिए यहाँ पर यकृत होगा, गल ग्रंथि है, डिब्बू ग्रंथि, अग्नाशय, लेकिन यकृत नहीं है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? छोटी आंत, अग्नाशय, मस्तिष्क, हृदय। अरे भैया छुटकी आंतों में होता है ना? नहीं, मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस होता है, जिसको कहते हैं यहाँ पे ये स्रावित हार्मोन्स, जो अनुस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स निकलते हैं, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ये मस्तिष्क में होता है। अगला सवाल आपके सामने है, कर्णपटह अन्य नाम क्या है? कर्णपटह का अन्य नाम क्या है? कान का पर्दा। कान का पर्दा। अगला, रक्त लौह की कमी को कहते हैं? क्या गजब का सवाल है, रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? ये रट लीजिए, ये एनसीईआरटी में है, ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स में है। अगर नोट्स पढ़ी होगी तो दिक्कत ही नहीं होगा सारे सवाल को। देखिए यह होगा एनीमिया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सारे मतलब सदाबहार प्रश्न मैं बार बार कहता हूं। निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस। अब बाकी को आप समझ गए होंगे। भाई अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, मतलब रेटिना के आगे बनता है, याद रखिएगा। अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, लैमार्क। कौन थे?
यार वीडियो को शुरू से टाइम से देखा करिए। बाकी संस्कृत क्लास चल रही है, अंग्रेजी की क्लास चल रही है, आपकी सीडीपी क्लास चल रही है, माने सरकारी शिक्षक बनाने सभी क्लासेज आपके लिए चल रही हैं। जीएस की सीरीज चल रही है, पर्यावरण, मैथमेटिक्स, इतने धुरंधर पढ़ा रहे, मतलब फिर भी लैमार्क है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? ये साइंस के सवाल हैं। अरे भैया, वंश प्ररूप जीन है, ये सदाबहार प्रश्न है, एवरग्रीन प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होगी। सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी को कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी क्लास की जितनी भी पीडीएफ नोट्स होती है उन सभी के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, जरूर से डाउनलोड करिएगा। ये आपका जिम्मेदारी है आपकी, और अपने सभी साथियों को डाउनलोड कराइएगा। लेकिन अन्य निःशुल्क क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम में कैसे सर्च करेंगे? दुर्गेश सर। ये वीडियो आपके फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ऐप पे उपलब्ध है। पूरी कोर्स उपलब्ध है, केवल सिलेक्शन लीजिए। मेरी निःशुल्क क्लास है, पढ़िए और देश में ये भविष्य में अपना योगदान दीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है पादप व पशु कोशिका में दोनों। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। मतलब सभी लोगों ने एकदम सही बताया। कल की क्लास में कितने लोग रहेंगे? कितने ऐसे साथी हैं जो कल की क्लास में रहेंगे? संस्कृत गजब की चल रही है, एक बार पढ़कर तो देखिए। संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ें, साइंस मैथमेटिक्स वाले साइंस मैथ पढ़ लें, जिनका सोशल है सोशल वर्क वाले सोशल पढ़ लें। मतलब अपने पर्यावरण, मतलब सभी सब्जेक्ट है, बस केवल आपको पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ये कहने से नहीं होगा, ये सिलेक्शन लेने से होगा, अपना बेहतर देने से होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने से होगा। कल कितने लोग रहेंगे? जितने लोगों ने आज की क्लास को, वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, उनका दिल से थैंक यू। आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा, आप साथ दीजिएगा, हम आपको सिलेक्शन देंगे। बस कभी मेहनत में कमी मत करिएगा, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करंट की स्पेशल सीरीज आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे आ रही है। चलते हैं, बाय बाय। एवरग्रीन प्रश्न लेकर आते हैं डेली के डेली, वही जो परीक्षा में सीधे पूछे ले जाए। अब वीडियो को जो लास्ट में है स्टार्टिंग से देख लेंगे। बाय बाय, थैंक यू।